हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे रख रहे होंगे, है ना। तो दोस्तों, ये जो कोर्स है ये एक क्रैश कोर्स है। क्या है? क्रैश कोर्स, मैथ का क्रैश कोर्स है। ठीक है, इस मैथ्स के क्रैश कोर्स में हम लोग क्या करेंगे, ये क्रैश कोर्स उनके लिए भी है बच्चों जिन्होंने क्लास 10th अभी से स्टार्ट किया है पढ़ना, या फिर उनके लिए भी जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये क्रैश कोर्स तो है, लेकिन ये एक पूरी कंप्लीट कोर्स के जैसा ही इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर बेसिक्स नहीं आते हैं तो आप थोड़ी सी बेसिक मटेरियल सीख ले। ठीक है, बेसिक चीज़ों को, बाकी यहाँ पे उन बेसिक्स को भी क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्रैश कोर्स में पढ़ेंगे पूरी की पूरी क्लास 10th के मैथ्स को, उन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, सभी डॉट्स को जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, और सबसे बड़ी बात उसके थ्योरी को। जब तक आपको थ्योरी कंप्लीट नहीं रहेगा तब तक आप लोग मैथ्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे। या फिर अगर उन टीचर के जैसे आप पढ़ना चाहते हो जो सीधा आते हैं, लो फार्मूला लिख दिए, मैथ्स को सॉल्व करवा दिए, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से गैप हो जाता है, और उसके बाद कुछ दिन के बाद अगर आप फार्मूला देख करके भी सॉल्व करते हो तो समझ में नहीं आता, है ना। तो थ्योरी मस्ट है ना। तो इसलिए हम लोग क्रैश कोर्स में क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी कंप्लीट होगी। ठीक है, जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी दूंगा। ठीक है, एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 2 मार्क्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, ये सारे मैं थ्योरी के साथ साथ क्लियर कराते जाऊँगा। और उसके साथ साथ आप लोगों को, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है संख्या पद्धति, तो ये जैसे ही कंप्लीट होगा इसका डीपीपी आप लोग को मिल जाएगा। डीपीपी मतलब क्या होता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो एग्ज़ाम्स में रिपीटेड है ना। बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन रिपीट होकर रहता है। ठीक है, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं। मैं जितने भी गेस किया हूँ, आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि मैंने अलग अलग बोर्ड्स को भी ऑलरेडी स्टडी करा चुका हूँ। ठीक है, लाइक जैसे झारखंड बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड को तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद बंगाल बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्ड्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें मैंने गेस किया है, और अपने दोस्तों को और मेरे जो फैमिली मेम्बर्स है वो अलग अलग एरिया रहता है, तो उन लोगों को मैंने हेल्प किया। तो देखा है कि मेरी जो एक्सपीरियंस है, मेरी गेसिंग पावर जो है वो 100% टू 95%, 99% तक एकदम गेसिंग लड़ जाता है। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और ये मेरा वादा है कि आप लोग अभी से भी अगर रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, जो मैं बताऊँगा उसे ध्यान से पढ़ेंगे, तो मेरी ये गारंटी है कि मैथ्स में आपको 85 प्लस आ जाएगी। कितने आ जाएगी? 85 प्लस आ जाएगी। ठीक है, लेकिन मेरे साथ बने रहेंगे। ठीक है, बहुत से स्ट्रैटेजी होती है ना, वो भी हम लोग अपनाएंगे, है ना। एग्ज़ाम्स के पहले कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, पेपर कैसे लिखना चाहिए, ये सारे कुछ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, किसी फार्मूला को कैसे याद करना है, ठीक ना। मैथ्स में जो सबसे बड़ा पंगा होता है वो फार्मूला को याद करना, है ना, कि फार्मूला कैसे याद करें। तो फार्मूला याद करने की चीज़ होती तो नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को अगर उसे ज़्यादा देर तक याद रखना है, दिमाग में रखना है, तो उसे ज़्यादा देर तक कैसे रखें, ठीक है, या हमेशा तक यहाँ पे कैसे रखें, ये सारी चीज़ मैं आपको इस क्रैश कोर्स में बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग जरा भी हिलेंगे नहीं और वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, हो सकता है कि एक एक चैप्टर का जो है वो 2-3 वीडियो बनेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियोज़ को ले जाऊँगा नहीं। ठीक है, जिससे आप लोग ज़्यादा बोर ना हो। ठीक है, तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति, ये जैसे ही कंप्लीट होगा इसका डीपीपी आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, उसके पीडीएफ मिल जाएगा, और हमारे टेलीग्राम पे भी इसके नोट्स वगैरह आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए बनते हैं हम अपने चैप्टर के साथ। ठीक है, देखिए चैप्टर क्या है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है, आपका जो है वो पहला चैप्टर है। ठीक है, वास्तविक संख्या। ठीक है, डेफिनेशंस आते हैं, एमसीक्यू इससे आते हैं। मैं ये जो 4 टॉपिक्स में लिख के हूँ ना, इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस को मैं क्या करूँगा, आप लोग को हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, आप लोग पेन पेपर ले करके बैठे। ठीक है, मैं जो क्वेश्चंस बोलूँगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस को एकदम लिख लेना आराम से। ठीक है, उसको VBI कर लेना, VBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। समझ में आ रही बात? ठीक है, आप चाहे बिहार बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड से हैं, या फिर किसी भी बोर्ड से हैं। ठीक है, आपकी जो स्टेट बोर्ड्स की जो होती है, झारखंड बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, ठीक है, वेस्ट बंगाल बोर्ड है, ये सारे बोर्ड है, इन सबको मैंने जब एनालाइज किया, देखा, तो इन सब के सिलेबस तो सेम थे। ठीक है, टॉपिक भी सेम थे। ठीक है, कुछ आगे पीछे होती 19-20, तो वो हम लोग देख लेंगे। तो अगर ये बिहार बोर्ड के बच्चे देखेंगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है,
झारखंड बोर्ड के देखेंगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान बोर्ड देखेंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बंगाल बोर्ड का देखेंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई थिंक आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बट आपका जो नोट्स मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। ठीक है, तो जो झारखंड बोर्ड के बच्चे उनको तो हिंदी रहेगा, है ना, यूपी बोर्ड के बच्चे उसके लिए भी हिंदी रहेगा। ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश तो सबके पास होगा, है ना, इंग्लिश जितने भी बोर्ड है सभी में इंग्लिश में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जिसे इंग्लिश नहीं आता वो हिंदी से कर लेंगे। ठीक है, और बाकी जो बात रही क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा वो हैंड रिटन भी हो सकती है और डिजिटल भी हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादातर आप लोग को हैंड रिटन ही क्वेश्चंस और डीपीपी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अभी उन सभी को डिजिटल करने में हमारी टीम वर्क कर रही है। ठीक है, तो आप लोग बने रहें और हमारे साथ पढ़ें। चलिए बात को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और आते हैं सीधा पढ़ते हैं। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है, ये होता क्या है, देखिए इसमें डेफिनेशंस आती है। ठीक है, 2-3 फॉर्मूला है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, बस ये चैप्टर खत्म, एकदम खत्म। माइंड मैप बनाऊंगा ये चैप्टर खत्म करने के बाद, बस खत्म। ठीक है, देखो संख्या पद्धति होती क्या, वास्तविक संख्या होती है, सबसे बड़ी बात तो बोल रहा है वास्तविक संख्या भैया होती है परिमेय और अपरिमेय संख्या। क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के ग्रुप को। ठीक है, ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। अंडरस्टैंड, चलो ठीक है। जैसे देखो -2, -3/2, 0, -3.5, पाई, पाई+2, 2√3, 6+√8, √16 इत्यादि इत्यादि। ये सब क्या है, हमारे वास्तविक संख्या है। ठीक है, इनमें जो है ना ये ग्रुप में ना बाबू कुछ परिमेय संख्या भी है और कुछ अपरिमेय संख्या भी है। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, क्लास 6-7 के बच्चे को पता है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होता है, लेकिन आप लोग को नहीं पता है, फिर भी कोई बात नहीं, अभी आप पढ़ो, सही से पढ़ो और इसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, इसके बाद आप लोग भूल नहीं पाओगे, लेकिन सही से ध्यान से देखोगे और समझोगे। ठीक है, देखो क्या है परिमेय संख्या, ये क्या होता है, परिमेय संख्या मतलब कि रेशनल नंबर। ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ेंगे और ठीक है डेफिनेशंस आप लोग को जो है वो मैटर नहीं करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, सॉल्यूशंस देखो, बस खत्म खेला। ठीक है, रेशनल नंबर होता क्या, वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए लेकिन q बराबर 0 ना हो। ठीक है, q बराबर 0 ना हो उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है, इसके नंबर जो होते हैं वो p/q के फॉर्म में होते हैं, बट q डज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। अंडरस्टूड, चलो एग्जाम्पल देखो 22/7, दिस इज अ रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, हाँ क्योंकि ये p/q के रूप में है और q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, -4 ये भी परिमेय संख्या, सर आप बोले p/q के रूप में, तो यहाँ तो q है ही नहीं है ना, इसके नीचे 1 छुपा हुआ, क्या 1 छुपा हुआ। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या। 0 क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 छुपा, 1 से 0 को डिवाइड करेंगे 0। ठीक है, 2.5 ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, 2.5/8, ठीक है, ये भी रेशनल नंबर है। 3.33 बार, ठीक है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। ठीक है, देखो अब इससे क्वेश्चन आते हैं, मैंने यहाँ पे लिख डाला। ठीक है, दो लगातार परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होते हैं। कितने होते हैं, अनंत। बिहार बोर्ड के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछता है कि दो लगातार परिमेय संख्या या दो परिमेय संख्या के बीच कुल कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं, तो अनंत होते हैं, इन्फिनाइट। ठीक है, अच्छा 2 और 3 के बीच कितने परिमेय संख्या, देखो तो मैंने बोला पॉइंट में, तो 2.1, 2.01, 2.03, 2.3 है, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है ना। उसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सब क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। समझ में आ रही बात, चलो बहुत अच्छी बात। आओ बढ़ते अपने अगले टॉपिक पे। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, क्या इरेशनल नंबर, वह संख्या जिसे p/q के समान रूप में ना लिखा जाए तथा जिसका पूर्ण वर्ग ना हो, ध्यान दोगे पूर्ण वर्ग ना हो, उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। देखो से ये जो नंबर रहता है ना p/q के रूप में नहीं रहेगा। ठीक है, और इसके नीचे क्या रहेगा, इसके नीचे क्या रहेगा, 0 ना हो। ठीक है, देखो पाई जो है वो हमारा अपरिमेय संख्या है, 2 + पाई है अपरिमेय संख्या, √3 ये अपरिमेय संख्या, √10 अपरिमेय संख्या, 2 + 2 √4 ये भी क्या है, इरेशनल नंबर, 3.123 ... यानी इसके आगे भी डिवीजन हो रही है, तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो फंडा देखो, ठीक एकदम क्लियर, सीधी सी बात है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन है कॉमेंट करो, सीधी सी बात है। ठीक है, पाई से रिलेटेड जितनी भी संख्या रहेगी, पाई रहेगा तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या, और पाई का वैल्यू रहेगा 22/60, 22/7,
तो ये होगा रेशनल, लेकिन खुद पाई क्या है, इरेशनल। ठीक है, डॉट एकदम दिमाग में हिल जाएगा। ठीक है, पूछता है एग्जाम में। ठीक है, जैसे दे दिया पाई 2√3, ठीक है, पाई प्लस 2/4 ऐसे दे देगा और बोलेगा बताओ इसमें से अपरिमेय संख्या कौन नहीं है। ठीक है, तो पाई जहां जहां रहेगा वो क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या रहेगा, है ना। समझ में आई बात, चलो क्लियर। अब देखो परिमेय और अपरिमेय संख्या में संबंध, रिलेशंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल, रिलेशन बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, मैंने परिमेय संख्या को रेशनल कहा और अपरिमेय संख्या को इरेशनल कहा। ठीक है, देखो इनमें रिलेशंस आती है। ठीक है, आपके बहुत से जो बोर्ड एग्जाम्स है उन सब में आती है। ठीक है, बिहार बोर्ड में भी आती है, सीबीएसई बोर्ड में भी आती है, आईसीएसई बोर्ड वाले के बच्चों को भी आती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो बोलता है अगर दो रेशनल नंबर को जोड़े, ठीक है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो उसका जो योगफल होगा, रिजल्ट आएगा, वो क्या होगा, तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल होगा। ठीक है, अब देखो बोल रहा किसी रेशनल नंबर से अगर किसी रेशनल नंबर को घटाते हैं तो क्या होगा, तो किसी रेशनल नंबर से किसी रेशनल नंबर को घटाएंगे तो हमेशा और हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर में अगर किसी रेशनल नंबर से गुना करेंगे तो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर से भाग देंगे तो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग एकदम हाईलाइट करके लिखेंगे। ठीक है, फिर देखो इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर जोड़ देते हैं तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, जैसे मान के चलो बाबू √2 इज अ इरेशनल नंबर प्लस √3 इज अ इरेशनल नंबर, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो √5 ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है ना, इसका पूरा स्क्वायर नहीं निकल पाएगा, है ना। ये p/q के फॉर्म में है ना, p/q के फॉर्म में है, q बराबर डज नॉट, सामान्य रूप में नहीं है लेकिन, ठीक है, ये सामान्य रूप में नहीं है। ठीक है, देखो समझ आई बात। अब देखो इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को घटा दो तो क्या होगा, हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। इरेशनल नंबर में अगर इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बोल रहे हैं, इरेशनल नंबर में अगर इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी रेशनल भी होगा और कभी इरेशनल भी होगा। सर कैसे, आइए प्रूफ करते हैं। देखिए √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कि 2 आंसर। ठीक है, बट बच्चा देखो √2 से अगर √3 को मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6। ठीक है, और 6 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। चलो आओ, इरेशनल नंबर में अगर इरेशनल नंबर से डिवाइड कर दे तो क्या होगा, तो इरेशनल नंबर में अगर कभी कभी इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। समझ में आ रही बात, इरेशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा। ठीक है, चलो देखो जैसे मान के चलो √8 है, ठीक है, और इसको √2 से डिवाइड करो तो क्या होगा, √4 और इसका पूर्ण वर्ग निकल जाता है 2, पूर्ण वर्ग 2 होगा ना, और 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेकिन चलो इसे को जैसे मान के चलो √8 क्या है, √8 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और लो इसको √4 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, √2। सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी, ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ पे कुछ और डिजिट थोड़ा बच्चा वाला √10 और यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा, √2, है ना। ये क्या है, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर है। चलो सही है। अब देखो थोड़ा सा आगे आते हैं, रेशनल प्लस इरेशनल, मैं इसे थोड़ा मिटा लूँ। रेशनल नंबर में अगर इरेशनल नंबर जोड़ दे, जैसे मान के चलो 2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, एक तो इरेशनल नंबर ले रही है √2, ठीक है, √2, ठीक है, इसको जोड़ देते हैं तो क्या होगा, 2 + √2, है ना, 2 + √2, और ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर है ना जी। ठीक है, देखो यहाँ पे है ना, देखो 6 + √8 ये क्या है, इरेशनल नंबर है। √60 अभी ये क्या है, इरेशनल है, लेकिन इसका स्क्वायर निकल जाता है 4। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, ध्यान देंगे, ठीक है, बहुत है भी, मैं बता दूं इससे क्वेश्चंस आते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है रिलेशंस के बीच में, चाहे फर्स्ट टर्म में दे या सेकंड टर्म में, आपका जब भी फर्स्ट सिटिंग में या सेकंड सिटिंग में अगर आपकी एग्जाम हो रही है तो दोनों सिटिंग्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। समझे, सिटिंग चेंज होने पे क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज नहीं होता है,
सेम क्वेश्चन, जहाँ पे √2 है वहाँ पे √3 दे दिया, परिमेय की जगह परिमेय दे दिया, ऐसे दे देगा बस। टॉपिक सेम वही रहेगा, कुछ फर्क नहीं। हो सकता है कि डिजिट आगे पीछे कर दे, तो ख्याल रखेंगे आप लोग। चलिए, रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर घटा दो। जैसे मान के चलो 4 में √8 घटा दो, तो क्या होगा 4 माइनस √8, दिस इज अ इरेशनल नंबर। अब देखो, रेशनल में इरेशनल नंबर को गुना कर दो तो क्या होगा, कभी कभी रेशनल आएगा और कभी कभी इरेशनल, कभी कभी रेशनल और कभी कभी इरेशनल। जैसे मान के चलो √2 क्या है, सॉरी माय मिस्टेक, देखो रेशनल में इरेशनल करना, ठीक है। तो जैसे मान के चलो कि 4 है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे कि √8 से, तो क्या होगा 4√8 हो जाएगा, ये होगा। गलत है रे गधेड़ो, 32 हो जाएगा। समझ में आया बात, क्लियर? चलो सही है, ये इरेशनल नंबर था ना। रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करो तो क्या होगा, ये रेशनल और इरेशनल हो सकता है। समझ में आया बात, क्लियर? देखो हम लोगों ने 3 टॉपिक्स को क्लियर कर लिया, ठीक है। अब देखो इसके ब्रांच बनेंगे अलग अलग, ठीक है, इसके अलग अलग ब्रांच बनेंगे, ठीक है। मैं इसको क्लासीफाई करके फिर बताऊंगा, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे करा है, वास्तविक संख्या का वर्गीकरण, ठीक है। लेकिन अभी परिमेय संख्या के अंदर भी बहुत सी संख्या है, अपरिमेय संख्या के अंदर भी बहुत सी संख्या है। आपका अगला टॉपिक जानते हैं क्या आने वाला है, दशमलव प्रसार, है ना, दशमलव प्रसार आने वाला है, लघुत्तम महत्तम आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, अपने पेज को पलटिए, ठीक है, और मैंने जो बोला उसे नोट्स कीजिए, ठीक है, और मैं बढ़ता हूं आगे। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था रेशनल और इरेशनल नंबर, है ना। अगला टॉपिक जो पिछले हमने पढ़ा है रेशनल और इरेशनल नंबर, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के परिभाषा को, है ना। परिमेय और अपरिमेय संख्या का परिभाषा को हम लोगों ने पढ़ा है, उसके बीच जो रिलेशंस बनती है उससे जो सवाल आता है वो भी हम लोगों ने पढ़ा है ना। और मैं प्रैक्टिस थ्योरी खत्म होने के बाद कराऊंगा, ठीक है। थ्योरी को आप लोग क्या करेगा, एक नोट्स बना करके रखिएगा, ठीक है। और बाकी जो थ्योरी से क्वेश्चन बनते जाएंगे वो मैं साइड में सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बने रहो। उसके बाद आपका आता है पूर्णांक संख्या। ये क्या होता है, डेफिनेशंस क्यों पढ़ा है सर? डेफिनेशंस पढ़ाने का मकसद ये है कि जो बच्चे वीक है वो ये सब देख ले एक बार, ठीक है। जिन बच्चों का बेसिक नॉलेज कमजोर है बाबू, उनके लिए है, और आप लोगों का भी एक बार रिवीजन हो जाएगा, उसमें हर्जा क्या है ना। चलो, तो पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जिसमें भिन्न संख्या यानी कि फ्रैक्शनल नंबर जो होता है बटे वाला 2/4, 3/6, उस नंबर को छोड़ करके धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य मौजूद होगा तो उसे बोलेंगे पूर्णांक संख्या, ठीक है। यानी कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को मिला करके जो एक संख्याओं का सम्मिलित रूप लिखा जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर, ठीक है। जैसे देख लो यहाँ पे माइनस इंफिनिट है, ठीक है, और भी बहुत सी संख्या होता है, -5, 4, 3, 2, ये सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल है, ठीक है। 0 है ना, शून्य संख्या 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक संख्या, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या को हम लोगों ने तीन भागों में बांटा है। पहला ऋणात्मक संख्या, दूसरा शून्य पूर्णांक और तीसरा जो है धनात्मक पूर्णांक। देखो, वह पूर्णांक संख्या जिसकी मान शून्य से कम होती है, यानी जिसका वैल्यू क्या होगा, 0 से कम होगा। अगर जितना, जैसे कि -1 0 से कम, -2 -1 से भी कम, -3 इससे भी कम, ठीक है। यानी कि जो डिजिट वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि 3, ठीक है, 2, 5, 6, ठीक है, इसमें माइनस लगा दो, ठीक है। तो इसमें सबसे कम किसकी वैल्यू है, तो -6 की है, ठीक है, और सबसे ज्यादा -2 की। यहाँ पे 0 है, सबसे बड़ा 0 हो गया, ये वैल्यू लेस है वैसे, ठीक है, ये वैल्यू लेस है, ठीक है, लेकिन सबसे कम -6। समझ आ रही बात? चलो देखो आगे है शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक क्या होता है, वह पूर्णांक जिसका मान उदासीन होता है, यानी जिसका कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं शून्य। लेकिन इसकी वैल्यू ही नहीं होता तो क्या होता है, अच्छा, ये अगर किसी नंबर के साथ मिल जाए तो उसकी पावर बढ़ा देता है ना, उसकी ताकत को बढ़ा देता है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या होता है, वह पूर्णांक जिसका मान यानी जिसका वैल्यू शून्य से अधिक होती है उसे क्या बोलते हैं,
धनात्मक पूर्णांक, जैसे 1 2 3 4 5 इंफिनाइट तक, ठीक है, ये क्या हमारे धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो इससे सवाल देखो, धनात्मक पूर्णांक को हम लोग प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं। जो इंटीजर नंबर होता है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है। और सबसे छोटा जो धनात्मक पूर्णांक है वो कौन है, 1 है, ठीक है। अब देखो इससे क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू में कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांक का मसा क्या होगा। क्या बोल रहा है, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक का मसा को इंग्लिश में बोलते हैं HCF। क्या बोलते हैं, HCF। इसका HCF क्या होगा, तो हमेशा और हमेशा 1 होगा। दो लगातार नंबर होना चाहिए, लगातार, ठीक है। जैसे कि देखो, जैसे बाबू 2 3 इसका मसा निकालो तो 1 होगा, 5 4 इसका मसा निकालो 1 होगा, ठीक है, 12 11 1 होगा, ठीक है। लगातार जब भी दो संख्या होगी और उनका अगर मसा निकालेंगे तो वो हमेशा और हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। आप लोग कॉपी में रफ करके चेक कर लो, HCF निकालना आता है ना, ठीक है। अगला टॉपिक यही सब आने वाला है। डोंट वेरी, पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहिए। आइए अब देखो, एक होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या में शून्य को मिलाकर लिखने से पूर्ण संख्या बनता है। देखो तो क्या बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक को अगर हम लोग 0 के साथ लिखे तो वो क्या होगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा, ठीक है। अब देखो 0 जो है बच्चा वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि 0 को खोजा गया है, 0 को बाद में लाया गया है, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 0 का फादर कौन है, यानी कि 0 का खोजकर्ता कौन है और वो कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। चलो ये तो आप लोग बता ही सकते हो ना, ये बच्चा वाला सवाल है यार, ठीक है। देखो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिलाकर लिखने से पूर्ण संख्या कहलाता है। अब देखो पूर्ण संख्या को भी अलग अलग तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो विभाजन के आधार पर देखो क्या होगा, सम संख्या। क्या होता है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर। ये क्या होता है, ये आप लोग 6 7 में पढ़ो यार, ठीक है। 4 के बच्चों को पता होता है ये सब चीजें। देखो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, मतलब जो 2 से डिवाइड करने पे वो पूरी तरह से डिविजिबल हो, ठीक है। रिमाइंडर उसका 0 आ जाए तो वो संख्या कहलाएगी सम संख्या यानी कि इवन नंबर, ठीक है। सम संख्या यानी कि इवन नंबर, ठीक है। वह नंबर जो 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए तब वो संख्या कहलाएगी, वो संख्या क्या कहलाएगी यार, इवन नंबर, ठीक है। चलो अब देखो इसकी पहचान मैं बताता हूं थोड़ा सा, ठीक है, छोटा सा। वह संख्या जिसका इकाई अंक समझते हैं, यूनिटरी नंबर, ठीक है, यूनिट डिजिट 2 4 6 8 और 0 होती है, वह सम संख्या होगी, ठीक है। जैसे कि कोई भी नंबर आपको मैं बड़ा से बड़ा नंबर दे देता हूं और उसका यूनिट वाला डिजिट देख करके बता सकते हैं कि वो संख्या सम संख्या है, ठीक है। देखो जैसे कि 5 4 3 2, इसका यूनिट डिजिट कौन होगा, ये होगा यूनिट डिजिट। लास्ट टाइम में क्या है, 2 है, ये कौन सा संख्या होगा, सम संख्या। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे लिख रखा है, ये नियम होता है ना। 8 1 2 3 1, इसका लास्ट वाला संख्या क्या है, 1, तो ये सम संख्या होगा, नहीं होगा सम संख्या, ठीक है। तो क्या होगा अगले डेफिनेशंस में, ठीक है। जैसे 5 4 0 7 0, लास्ट वाला नंबर 0, तो ये कौन सा संख्या होगा, ये होगा सम संख्या यानी कि इवन नंबर। क्यों, क्योंकि जिस नंबर के इकाई अंक में 2 4 6 8 और 0 होगी वह संख्या हमेशा और हमेशा सम संख्या यानी कि इवन नंबर होगी, ठीक है। और सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट इवन नंबर आर 2, सबसे छोटी सम संख्या 2 और प्रथम सम संख्या फर्स्ट इवन नंबर 2, कहां है 2, ठीक है। अब देखो हमारे जो बोर्ड एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है, दे देंगे, ठीक है। किसी एन पूर्णांक के लिए सम संख्या का यानी इवन नंबर का व्यापक रूप लिखो, ठीक है, या फिर ठीक है बोलेंगे कि इवन नंबर का एक फॉर्म लिखो, तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो कोई एम पूर्णांक है, ठीक है, कोई एम पूर्णांक यानी कि एम कोई पूर्णांक है तो उसके लिए सम संख्या का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, यानी कि एम जो है वो क्या है, कोई यहाँ पे कोई भी नंबर डालेंगे तो जो इसका प्रोडक्ट आएगा, इसका आंसर आएगा, वो हमेशा और हमेशा सम संख्या होना चाहिए। तो देखो मैंने इसे लिखा है 2m, तो देखो 2m है, तो देखो
m के पास में पूर्णांक संख्या क्या होता है 1 2 3 4, ठीक है, ये सब होता है। यानी m के पास 2 इंटू एम लिखा हुआ है, यानी 2 इंटू 1 रखो तो क्या होगा 2 आंसर। 2 क्या है सम संख्या, चलो ठीक है 2 है, m के पास 2 रखो तो क्या होगा 4, क्या होगा सम संख्या है ना। 2 है, ठीक है, m के पास 3 रखो तो अगला नंबर 6 आगा। यानी कि m के पास जब भी कोई पूर्णांक संख्या रखेंगे तो वो 2 से मल्टीप्लाई होकर के जो आंसर देगा वो आंसर क्या आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए। तो ये मेरा रूप सही है, ठीक है, कि m पूर्णांक के लिए सम संख्या का व्यापक रूप क्या होगा, तो 2m होगा, क्या होगा 2m होगा, ठीक है। समझ में आ रही, कौन दिक्कत नहीं है। सर 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो उसका वैल्यू 0 कर देगा बाबू, ठीक है, और 0 जो है वो सम संख्या में आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसे इरेज करता हूं, उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो तो आओ दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक क्या है, हमने अभी पढ़ा है सम संख्या क्या होता है, उससे रिलेटेड जो सवाल आते हैं उसके जो पॉइंट थे मैंने उसे लिखा दिया है और उसे आप लोग नोट्स कर चुके हैं, है ना। तो आओ बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक क्या है, और देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। ये होता क्या है, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य, 2 से अगर किसी नंबर को भागा देते हैं, डिवाइड करते हैं बाबू, तो उसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाएगा, ठीक है, तो वो होगा हमारा विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, ठीक है। यानी कि विभाज्य ना होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। जैसे में देखो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और भी आप किसी भी नंबर को लोगे तो वो क्या कहलाएगा, विषम संख्या। जैसे आप 2 से 3 को डिवाइड दो तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 5 को 2 1 बचेगा, ठीक है। तो जिस भी संख्या में 2 से डिवाइड देने पे रिमाइंडर 1 बचता हो वो संख्या विषम संख्या कहलाएगी, यानी कि ऑड नंबर कहलाएगी, ठीक है। देखो ये क्या होता है, जिस संख्या का इकाई यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा 1 3 5 7 एंड 9, वह संख्या क्या कहलाएगा, विषम संख्या। जैसे मैंने आपको कोई नंबर दे दूं 2 1, ठीक है, थोड़ा बड़ा देता, ठीक है, 3 5 3, इसका यूनिट डिजिट देखो 3, यूनिट डिजिट अगर 1 3 5 9 हो तो वो क्या कहलाएगा, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, है ना। 7 8 3 7 8 1, ठीक है, कोई भी बड़ा नंबर दे यूनिट डिजिट देखेंगे और उससे बताएंगे कि वो सम संख्या है कि विषम संख्या। यूनिट डिजिट 1 है, यस, क्या होगा ये विषम संख्या होगा, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट 2 4 6 8 9 सॉरी 8 और 0 रहेगा तो क्या कहलाएगा, वो सम संख्या, है ना। सिंपल, वेरी सिंपल। और सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, क्या होती है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, ठीक है। पहली विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे पहली विषम संख्या 1, यानी स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1, ठीक है, एंड फर्स्ट ऑड नंबर 1, ठीक है। 2 लगातार विषम संख्या का मसा, ठीक है, 2 लगातार विषम संख्या का मसा HCF जब निकालते हैं तो उसका क्या आएगा, मसा हमेशा और हमेशा 1 आएगा, लगातार रहेगा तब, ठीक है। मैंने वहां पे बताया था ना कि फॉर्मूला आता है, किसी m पूर्णांक के लिए विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, बताओ एक छोटा सा फॉर्मूला, तो वो होगा 2m + 1, ठीक है, 2m - 1, ठीक है, 2m + 1 हो सकता है या फिर 2m - 1 हो सकता है, ठीक है, ठीक है, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। चलो देखो, जैसे हम लोग m के पास अगर कोई भी पूर्णांक रख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि m के पास हम लोग 2m + 1 है, m के पास हम लोग अगर 1 रखते हैं तो 2 × 1 + 1, ठीक है, 2 + 1 यानी कि 3। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3, और 3 क्या है, विषम संख्या है। m के पास अब कुछ भी ले लो, जैसे मान के चलो 10 ले लेते हैं, ठीक है, 10 + 1, 2 10 20 + 1 यानी कि 21, 21 क्या है, विषम संख्या है। समझ में आई बात, क्लियर, ठीक है। इसे जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूं उन पॉइंट्स को आप लोग एकदम हाईलाइट करके रखेंगे,
नोट्स करके रखेंगे और पूरी तरह से उसे अपने दिमाग में बैठा लेंगे। इससे एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू में ही इन सारे थ्योरी से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, एमसीक्यू में ही इन सारे थ्योरी से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चंस आपको नहीं आने वाला है बाबू, ठीक है। एमसीक्यू में आप चाहे किसी भी बोर्ड से हैं, आपके थ्योरी से एमसीक्यू में बनाया जाता है क्वेश्चंस, ओके। चलो, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, ये क्या होता है, इसका छोटी सी डेफिनेशन देख लो। वह संख्या, वह नंबर जो वन और स्वयं यानी खुद से डिवाइड होता है, ठीक है, लेकिन किसी और नंबर से विभाज्य नहीं होता है। एक और खुद से कटे लेकिन किसी और संख्या से विभाज्य ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, ठीक है। देखो प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, ठीक है। अब देखो ये हमारे क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखो इससे क्वेश्चंस क्या आता है, मैं इससे जो पॉइंट दिया हूं उसके बाद में क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। प्रथम अभाज्य संख्या 2 होगा, ठीक है। प्रथम सम अभाज्य संख्या, इसे आप लोग हाईलाइट करें, प्रथम सम अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा। प्रथम विषम अभाज्य संख्या 3 होगा, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी और 2 लगातार अभाज्य संख्या का मसा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है कि 2 लगातार या फिर 2 अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होगा, तो 2 लगातार हो या फिर 2 अभाज्य संख्या को भी लेगा तो उसका मसा हमेशा और हमेशा 1 आएगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा सम अभाज्य संख्या। देखो आप दुनिया में जितना भी नंबर, आप जितना भी नंबर उठा लो, कुछ भी नंबर लिखो, वो अगर अभाज्य संख्या है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसा है जो सम है, बाकी जितने भी अभाज्य संख्या आपको मिलेंगे वो सब के सब विषम मिलेंगे, ठीक है। 2 के अलावा जितने भी अभाज्य संख्या आप लिख सकते हैं, लिखो, वो सभी के सभी विषम संख्या में होंगे, ठीक है। दैट्स क्लियर, समझदार बच्चे आप समझते होंगे, ठीक है। फिर देखो अगला नंबर है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, देखो वह संख्या जो एक से, स्वयं से यानी खुद से और किसी अन्य संख्या से यानी किसी और संख्या से भी विभाज्य होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। आइए मैं इसे बताता हूँ। प्रथम भाज्य संख्या 4 है और 2 लगातार भाज्य संख्या का मसा जो होगा वो 1 होगा या फिर 2 होगा। आप इनमें से किसी भी 2 लगातार संख्या को उठा लीजिए और उसका मसा निकालिए, या तो उसका मसा 1 आगा या फिर 2 आगा, ठीक है। अब देखो अगर आप लोग सम विषम भाज्य संख्या उठाते हैं तो 1 आएगा और सम सम उठाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। जैसे 18 और 20 क्या सम संख्या है, इसका लो 2 आएगा, सीधा तो है। एक तो विषम संख्या एक तो सम संख्या ले लो, उसका HCF निकालो, क्या होगा, 1 आएगा, ठीक है। दैट्स क्लियर, ठीक है। डिफरेंस समझ आ रही बाबू, ठीक है, समझ गए बात, चलो सही बात है। तो दोस्तों हम लोगों ने ये डेफिनेशंस देख लिया, अब बचा है हमारे एक छोटा सा टॉपिक जिससे क्वेश्चंस सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से हाईलाइट करके अपने दिलो दिमाग में बैठा लेंगे और याद रखेंगे, ठीक है। मैं इसे इरेज करूं उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स कर लो, ठीक है। चलो तो आओ दोस्तों हम लोग देखते हैं अपने इस टॉपिक को। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टॉपिक से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखोगे। क्या है, दशमलव यानी कि डेसिमल, ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन मैं छोटा सा दिया हूं। दशमलव प्रसार एक ऐसी संख्या होती है जिसका आधार क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। ये एक इस तरह की संख्या होती है जिसकी बेस जो होती है बाबू वो क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। 10 के बेस में 10 का पावर होगा, ठीक है, वैसा बेस होता है इस दशमलव प्रसार में, ठीक है। अब देखो इससे थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा, ठीक है, मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी बताने वाला, ठीक है। दशमलव प्रसार को आप लोग डेसिमल्स को आप लोग ना क्लास 9 में भी आई थिंक पढ़े ही हो, ठीक है, और चैप्टर 1 में ही पढ़े हो, ठीक है। दशमलव प्रसार जो होता है उसमें 2 तरह का होता है, एक होता है शांत दशमलव प्रसार यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है आसान दशमलव प्रसार यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, वह दशमलव प्रसार जो किसी खास स्थान पर जाकर
विभाज्य हो जाता है। ठीक है, यानी एक लिमिट होती है इसकी कि हाँ ना कि एक नंबर के बाद जाकर के डेसिमल्स के बाद 2 3 4 डिजिट तक कटेगा, उसके बाद जाकर के उसकी रिमाइंडर को 0 कर देगा। ठीक है, ये होती है आपकी शांत दशमलव प्रसार। लेकिन अशांत दशमलव प्रसार में क्या होता है कि वह दशमलव प्रसार जिसका कोई अंत की सीमा ना हो। ठीक है, ये कटते जाएगा, ये कभी भी डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे कि आप लोग ले लो 22/7, 22/7 यानी कि पाई की वैल्यू है। इसको कभी भी सुपर कंप्यूटर में भी जब इसको डिवाइड किया गया तो कभी भी इसका जो एंडिंग पॉइंट है इसका रिमाइंडर को 0 ना ला पाया। ठीक है, तो ये क्या था आसान दशमलव प्रसार। जैसे कि 10 को 3 से डिवाइड करो तो क्या होगा 3.33333333 आते चला जाएगा। ठीक है, कभी भी रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है नंबर को बढ़ाते चला जा रहा। ठीक है, कभी कटेगा ही नहीं, इसका कोई सीमा ही नहीं है ना, वही बोल रहा है। अब देखो शांत दशमलव प्रसार के लिए ना एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, एक झलक। ठीक है, देखो क्या होता है P/K Q के रूप का वह परिमेय संख्या जहां Q का गुणनखंडन, क्या बोल रहा है Q, ये जो Q है इसका जो गुणनखंड जब करेंगे तो वो क्या होगा ना 2n into 5n के रूप का हो जाता है। ठीक है, 2 का घात n और 5 का घात n का हो जाता है, तो वह क्या होगा शांत दशमलव प्रसार होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 5 को जब आप गुना करो तो 2 बचे क्या होगा 10 है ना, 10 यानी कि बेस 10 हो गया। ठीक है, तब जब 10 से किसी नंबर को डिवाइड करो, ठीक है, या 10 के पावर से या फिर 10 के गुणज वाले नंबर से, तो वो क्या होता है वो उस नंबर को काट देता है। ठीक है, उसको एक सीमा पर लेकर एक लिमिट वाले पॉइंट पर ले जाकर के उसका रिमाइंडर को 0 ले आता है। ठीक है, जैसे में देखो ये देखो P/Q के रूप का है ना। अब 8 से 3 को डिवाइड करो क्या होगा, 8 से 3 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये कटेगा है, कटेगा एक नंबर के पास जाकर के रुक जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करें इसको 2 into 5 के रूप में करते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे तोड़ू, ठीक है, तो 3/2 टू दी पावर क्या होगा 8 को अगर तोड़ो गुणनखंड करो क्या होगा 2 दूनी 4। ठीक है, यानी 2 टू दी पावर 3 पे कट गया है ना, 3 पे ये कट गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करें इसको ऐसा कर देते हैं इंटू 5 के पावर, सॉरी अगला स्टेप में करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे तोड़ो 3/2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3। जब नीचे 5 टू दी पावर से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसको जब हम लोग काटेंगे ना तो देखो कैसे बन जाएगा 2 टू दी पावर 3 और 5 टू दी पावर 3 है ना, क्लियर। देखो 5 5 25 25 25 125 125 में अगर 8 से आप मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 125 में 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 दिन 16 17 18 19 20 20 का 0 हाथ में, तो 8 का 8 और 1 9 10 यानी कि 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 में उसी तरह से 125 में से 3 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा 5 के 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 कम 3 यानी 375। ठीक है, अब देखो ये 1000 के बेस में आ गया है ना, देखो तो ये आ गया देखो है ना, 2 के पावर n और 5 के पावर n के बेस में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर कोई 2 इंटू n और 5 पे पावर n के फॉर्म में अगर नहीं है बाबू तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद चेक कर सकते हैं कि ये डेसिमल शांत है या अशांत है। ठीक है, तो अगर 1000 से 375 को डिवाइड दोगे तो क्या होगा 0.375 आएगा। अब बोलोगे आप ऐसे कैसे करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको डिविजन सीखना होगा। ठीक है, जीरो वाला जो डिवीजन होता है उसको आपको एक बार सीखना होगा। ठीक है, तो वो भी मैं बेसिक्स क्लास में बताया हूं, आप लोग चाहो तो वहां जाकर के डिवीजन रूट्स को देखोगे। ठीक है, और अगर आप लोग कहोगे तो मैं बेसिक्स क्लास में फिर से उसे बना करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। तो देखो 1000 से अगर इसको डिवाइड करते हो तो 0.0375 आएगा। ठीक है, क्यों से आप लोग करके देख सकते हो, 1000 से 375 को डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, अब देखो इसको करो क्या होगा, अब 80 से भी 7 को भाग देंगे ना तो क्या होगा ये आ जाएगा। ठीक है, शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 के फॉर्म में है। देखो 7/80 है, 80 है यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 into 10 ऑफ कोर्स लिख सकते हैं ना। तो देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 7/2 टू द पावर 3 इंटू 2 इंटू 5 है ना, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 7/2 के पावर 4 इंटू 5 ऐसा हो सकता है ना, 16/80। ठीक है, तो 7 के पावर 2 के पावर 4, ठीक है, 5 इंटू 5 के पावर 3, तो ऊपर भी 5 के पावर 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे कर सकते हैं
7 इंटू 5 के पावर 3, 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4, यानी ये t के पावर 12 और 5 के पावर n का रूट का है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये शांत हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे शांत लिख दोगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख दोगे। ठीक है, लेकिन आप इसको काट छाट करना चाहते हो तो काट छाट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 125 में 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, 7 5 35 के 5 हाथ में 7 5 35 5 हाथ में 3, 7 14 14 3 17 के 7 हाथ में 1, 7 एकम 7 7 और 1 8 यानी 800। क्या होगा 875। 875 को क्या करो, डिवाइड कर दो तो क्या होगा 0.0875, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, शाम दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन जो आएंगे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, चलो आसान दशमलव प्रसार ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। अभी मैंने बताया ना कि इसका कोई सीमा नहीं होता, ये कभी कटता ही नहीं है। ठीक है, जैसे 3.1234 3.333 1.1818 ऐसा है। ठीक है, तो ऐसे होता है। अब देखो ये क्वेश्चंस आई थिंक ना के बराबर आता है। ठीक है, नहीं के बराबर ऑप्शन आएगा और उसमें पूछ लेगा। ठीक है, देखो वो एक होता है आसान दशमलव जो होता है वो दो तरह का होता है, एक आवृत्ति रिपीटिंग और दूसरा होता है अनावृत्ति नॉन रिपीटिंग। आवृत्ति रिपीटिंग मतलब एक ही डिजिट को बार बार रिपीट करेगा, जैसे कि 3.33333 इसको रिपीट करेगा। ठीक है, देखो 1.1818 इस पैटर्न को हमेशा ये रिपीट करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो 3.1 2 3 4 अलग अलग पैटर्न को यूज करेगा। ठीक है, ये भी कभी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन रिपीटिंग में क्या होगा कि एक ही डिजिट को या एक ही पैटर्न को बार बार वो रिपीट करेगा। और इसमें क्या है, इसमें भी क्या करेगा कि इसमें अलग अलग पैटर्न को रिपीट करेगा। ठीक है, 22/7 को करो तो क्या होगा 3.14159 ऐसे कुछ करके आता है ना, आता है ना, इस पैटर्न को वो फॉलो करते जाएगा। तो π/7 जो है 22/7 जो है वो क्या है, अनावृत्ति दशमलव प्रसार में आता है। ठीक है, तो अगर बोला जाए कि दशमलव प्रसार का जो अनावृत्ति होता है, अनावृत्ति दशमलव प्रसार का जो अनावृत्ति होता है ना, वो बच्चा हमेशा और हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ये क्या होता है, अपरिमेय होता है। ये क्या होता है, अपरिमेय होता है। बाकी दशमलव प्रसार का जितने भी रूप है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार में आवृत्ति रूप वो क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, अनावृत्ति रूप अपरिमेय और आवृत्ति रूप परिमेय। समझ में आ रही बात, क्लियर? चलो सही बात है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पाई से रिलेटेड जितने भी संख्या वो क्या होगी, तो अपरिमेय संख्या होगी। 22/7 कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन 22/7 का जो वैल्यू निकालते हैं कैलकुलेट करके वो क्या होगी, तो वो एक अपरिमेय नंबर होगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो हम लोग इसको यहीं पे एंड करते हैं। हाँ कोई बात नहीं, मैंने इसके पहले थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। ये वाला जो क्वेश्चन है ये सभी सॉल्व करके मेरे को कमेंट में कमेंट करेंगे। ठीक है, इसका आंसर देंगे। प्रथम घात संख्या और प्रथम अभाज्य संख्या कौन कौन सा है बताओ। ठीक है, और उन दोनों का मासा निकालो, उन दोनों का लसा निकालो और उन दोनों का गुणनफल निकालो। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, एलसीएम एचसीएफ और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट निकाल के मेरे को आंसर दोगे कमेंट में। ठीक है, तो आज का क्लास यह हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।